तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। ज़रा सी गलती, मामूली गलती, ज़रा सी लापरवाही कितनी सारी मुश्किलें पैदा करती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड दिव्या पाहूजा का कत्ल और उसके बाद उस लाश की तलाश की कहानी है। 1 और 2 जनवरी की रात दिव्या पाहूजा गुरुग्राम के एक होटल में मारी गई। उसे गोली मारी गई और गोली मारी उसी होटल के मालिक अभिजीत सिंह ने, जो उसका नया बॉयफ्रेंड था, क्योंकि पुराना बॉयफ्रेंड संदीप, उसका तो ऑलरेडी इनकाउंटर हो चुका था मुंबई में। कहानी मैंने आपको सिलसिलेवार लंबी सुनाई जब ये सब कुछ हुआ। जिस रात दिव्या पाहूजा का कत्ल हुआ उस रात 9 बजे रिसेप्शन पर खुद अभिजीत सिंह ने जाकर कहा था कि मेरे कमरे में एक लाश पड़ी है, पुलिस को इन्फॉर्म करो। पुलिस आई होटल में, उस कमरे में भी गई, लाश नहीं थी। बात सिर्फ 2 कमरों की थी। अगर 2 कमरे आगे भी पुलिस चली जाती, बात सिर्फ 1 फ्लोर की थी। अगर उस फ्लोर के हर कमरे की तलाशी ले लेती तो शायद पुलिस को 12 दिनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। शायद पुलिस को 2 कमरों की तलाशी न लेने की सज़ा यूं न मिलती कि फिर ये मामला गुरुग्राम से होकर दिल्ली, दिल्ली से होकर हरियाणा, हरियाणा से पंजाब और पंजाब से कोलकाता तक पहुंच जाता। शायद गुरुग्राम पुलिस को लगभग 93 किलोमीटर बहती हुई उफनती हुई नदी के अंदर गोताखोरों को न उतारना पड़ता। शायद उन 2 कमरों की तलाशी उसी रात ले ली गई होती तो एनडीआरएफ जैसी टीम, जो नेशनल डिज़ास्टर, अर्थक्वेक, भूकंप, बाढ़ जैसी चीज़ों में काम करते हैं, मदद करते हैं लोगों की, उनको इस केस में न घसीटा जाता। उनकी टीम एक लाश की तलाश में इतने दिनों तक अपना वक्त ज़ाया न करती। नेशनल डिज़ास्टर जो रिस्पॉन्स टीम है एनडीआरएफ, 25 लोगों की ये टीम कई दिनों तक पटियाला पंजाब के वहाँ से लेकर हरियाणा तक एक ख़ास नहर और उस नहर की तलाश करती रही। गोताखोरों को उतारा, तलाशी ली, देखा कि कहीं नहर नदी में कुछ है तो नहीं। भाखड़ा नहर नाम है जिस नदी से मॉडल या फिर कहें गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड दिव्या पाहूजा की लाश मिली है। ये भाखड़ा नहर और इस नहर के निर्माण का काम, इसको बनाने का काम 1954 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और ये जो पूरी नहर है ये हिमाचल प्रदेश के नांगल बांध से निकलती है। इस नदी की पानी जो भाखड़ा की है, और इसमें जो पानी आता है वो गोविंद सागर से आता है। और ये पूरा जो नहर है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये निकलता तो है हिमाचल से जैसा आपको बताया, फिर ये पंजाब के रोपड़, पटियाला, खनौरी, संगरूर होते हुए हरियाणा में ये नहर दाखिल होती है। और फिर हरियाणा के टोहाना इलाके के गांव बलियाला वाला के पास इस नहर का एक हेड है, एक मुंह है। वहाँ से इस नहर के फिर कई रास्ते बन जाते हैं, जो वहाँ से वो राजस्थान की तरफ निकल जाते हैं, जो वहाँ से फिर हरियाणा और पंजाब की तरफ का रुख करते हैं। ये जो नहर है 649 किलोमीटर लंबी है। इस पूरे भाखड़ा नहर की लंबाई, जिस नहर से दिव्या पाहूजा की लाश बरामद हुई, 649 किलोमीटर। और बहुत तेज़ पानी का बहाव है इस नहर में। इस 649 में से 169 किलोमीटर की जो लंबाई है वो पंजाब के अंदर है, यानी पंजाब के अंदर 169 किलोमीटर तक ये नहर बहती है। सबसे कम 14 किलोमीटर जो है वो हरियाणा में आती, क्योंकि हरियाणा के बाद फिर नहर का रुख खत्म हो जाता है। इस नहर की जो गहराई है वो करीब 26 फुट है, 26 फुट। आमतौर पर इस नहर को देखकर लगता नहीं कि इतनी गहरी होगी, और इसीलिए बहुत बार हादसा होता है। नहर की चौड़ाई कम है तो लोगों को लगता है पानी कम है, कई बार लोग नहाने कूद पड़ते हैं, पर पता चला गहराई 26 फुट तक है, तो बहुत हादसे होते हैं। अब जो भाखड़ा नांगल डैम के अधिकारी अफसर हैं वो बार बार लोकल लोगों से ये कहते हैं कि नए आने वाले लोगों को आप बताओ कि इसकी गहराई ज़्यादा है, इसलिए इसमें न नहाएं।
तो ये सारा मैं आपको डेटा इसलिए दे रहा हूँ इस भाखड़ा नहर की, क्योंकि यही वो नहर है जहाँ से दिव्या पाहूजा की लाश बरामद हुई, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। हुआ ये कि 2 जनवरी की रात जब गुरुग्राम के उस होटल में दिव्या पाहूजा का कत्ल हुआ, गोली मारी होटल के मालिक अभिजीत ने। इसके बाद उसने 2 लोगों को कॉल किया जो 2 उसके पुराने साथी थे, और ये दोनों पंजाब के रहने वाले थे। इसमें एक का नाम था बलराज और दूसरे का नाम था रवि। उसने इन दोनों को होटल बुलाया। होटल बुलाने के बाद उन्हें 10 लाख रुपए दिए और कहा कि एक लाश है, इस लाश को तुम मेरी BMW गाड़ी में रखो और इसको लेकर कहीं जाकर ठिकाने लगा दो। दोनों लाश को लेकर उसी BMW कार में, जो अभिजीत की कार थी, वहाँ से निकलते हैं। और निकलने के बाद ये लोग पटियाला के पास पहुँचते हैं, और पटियाला के पास जाने के बाद वहाँ यही जो मैंने आपको बताया, भाखड़ा नहर के अंदर रात का वक्त था, लाश को फेंक देते हैं। उन दोनों को मालूम था कि इस नहर के पानी का बहाव बहुत तेज़ है, गहराई भी ज़्यादा है और लंबाई 649 किलोमीटर, ढूंढते रह जाओगे। तो इन दोनों ने लाश को तो फेंक दी। लाश फेंकने के बाद अब क्या करें? तो लाश फेंकने के बाद अब दोनों फिर वापस पटियाला पहुंचते हैं भाखड़ा नहर से। BMW कार को, वहाँ एक बस स्टॉप है, बस स्टैंड है, बल्कि उस बस स्टैंड की पार्किंग में ले जाकर BMW कार को यूं ही पार्क कर देते हैं। पार्क करने के बाद अब दोनों वहाँ से एक टैक्सी हायर करते हैं, और उस टैक्सी से जो लाश ठिकाने निकालने वाले ये 2 लोग थे, बलराज और रवि, सीधे उदयपुर पहुँच जाते हैं। इधर गुरुग्राम पुलिस अभिजीत से बात कर चुकी है, वो इन दोनों के बारे में जान चुकी है, लेकिन ये पता नहीं कि दोनों कहाँ हैं। दोनों कोई मोबाइल भी यूज़ नहीं कर रहे। तो अब ये दोनों पहुंच जाते हैं उदयपुर। लेकिन उदयपुर जाने के बाद वो फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं। जब फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं तो जितने भी अभिजीत के जानकार नंबर थे वो अब पुलिस ट्रेस कर चुकी थी। तो उससे पुलिस को पहली बार पता चलता है कि ये दोनों उदयपुर में हैं। गुरुग्राम पुलिस की एक टीम फ़ौरन उदयपुर के लिए निकलती है, लेकिन उन्हें तब तक खबर मिल चुकी थी कि अभिजीत गिरफ्तार हो चुका है। वो दोनों फ़ौरन उदयपुर छोड़ देते हैं, और उदयपुर से अब वो वापस चंडीगढ़ के लिए आ जाते हैं। इधर पुलिस उदयपुर पहुंची, वो दोनों चंडीगढ़ आने के बाद अब दोनों एक ट्रेन पकड़ते हैं, और उस ट्रेन से फिर दोनों कोलकाता पहुंच जाते हैं। कोलकाता जाने के बाद अब दोनों अलग अलग हो जाते हैं, वहाँ बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक साथ रहने से अब तक टीवी पे तस्वीरें भी आ गई थी, अखबारों में खबरें भी थी, तो उन्हें लगा पकड़े जाएंगे, तो वहाँ से अलग हो गए। इस दौरान जब रवि और बलराज के घर वालों और बाकी दोस्तों से सब जानकारी ली गई तो पता चला उनके पास ठीक ठाक पैसे हैं और वो विदेश भाग सकते हैं। तो विदेश भागने का सबसे आसान रूट हमारे देश से ही है कि पहले आप नेपाल चले जाओ, उसके लिए आपको वीज़ा की तो ज़रूरत भी नहीं है, और फिर वहाँ से आप किसी भी देश निकल लो। तो ये गुरुग्राम पुलिस को इनपुट मिल चुका था। गुरुग्राम पुलिस ने देश के हर एयरपोर्ट पे एक लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, अलर्ट कि ये दोनों हैं, वांटेड है, ये तस्वीर है। अब इत्तेफाक से कोलकाता में दोनों कुछ दिन इधर उधर छुपे रहने के बाद 11 जनवरी यानी 11 जनवरी को बलराज कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचता है। कोलकाता एयरपोर्ट से उसे कहीं अब दूसरी जगह जाना था। इत्तेफाक से कोलकाता एयरपोर्ट पे ऑलरेडी उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, जैसे देश के बाकी एयरपोर्ट पर। तो कोलकाता पुलिस उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद गुरुग्राम पुलिस को इन्फॉर्म करती है। गुरुग्राम पुलिस फ़ौरन पहुंच जाती है कोलकाता। अब कमाल देखिए कि 2 कमरों वाली बात है, अगर 2 कमरों की तलाशी ले लेती तो इतनी भागदौड़ तो करनी नहीं पड़ती। लेकिन अब कोलकाता में पकड़ने के बाद गुरुग्राम पुलिस बलराज को कोलकाता से बाय रोड लेकर गुरुग्राम आती है। फ्लाइट से भी लाया जा सकता था। जब इतने खर्चे ही कर डाले एक लाश की तलाश में, कहना बड़ा आसान होता है कि लाश की तलाश कर रहे हैं। आप सोचिए, दिन भर जब तक रोशनी है, कहाँ से, पटियाला से एक शुरू हुआ ये जो नहर, और उसको लेके पूरे रास्ते आप छानेंगे। तो खैर चूँकि पटियाला के पास, पटियाला में ही गाड़ी मिली थी, तो पुलिस को एक शुरुआती क्लू मिला था कि शायद यहाँ पे ये नहर है, डीप है, गहरा है, तो यहाँ लाश को ठिकाने लगा सकते हैं। इसलिए उन्होंने पटियाला के इर्द गिर्द लाश को ढूंढना शुरू किया था। लेकिन पटियाला के आसपास ही वो ढूंढते रहे और वहाँ कुछ था नहीं। अब 11 जनवरी को जब बलराज पुलिस के हाथ आ गया, तब पुलिस ने उससे सफ़र में कहा चलो पूछताछ भी करते चलते। तो सबसे बड़ा मसला था
कि लाश कहाँ है। बलराज से पूछताछ हुई। बलराज ने बताया कि उसने 2 जनवरी को ही कि सुबह तक लाश को पटियाला के करीब इसी नहर में फेंक दिया था। अब पुलिस ने एक्सपर्ट्स और बाकी लोगों से अंदाज़ा लगाया कि इस नहर में पानी का बहाव तेज़ है, कहाँ तक बह सकती है। 600 से ज़्यादा किलोमीटर लंबी नहर है ये। अब तलाश शुरू की गई, लेकिन आम गोताखोरों से शुरुआत में काम लिया गया, उनसे काम बना नहीं। गहराई 26 फीट। धीरे धीरे अब ये लगा कि नहीं, इसमें किसी महारथी लोगों को चाहिए, तो एनडीआरएफ से गुजारिश की गई। तो जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, उनके 25 लोगों को हायर किया गया और कहा गया कि आप एक लाश ढूंढिए। अब वो लाश ढूंढते रहे। पटियाला से शुरू हुआ ये सफ़र लाश ढूंढने का। पटियाला से आगे बढ़े, रोपड़ की तरफ बढ़े, लेकिन कहीं लाश लाश ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह यहाँ देखो फिर आगे चले जाओ। क्या पता कहीं नीचे तलहटी में या जो गहराई है वहाँ पर किसी चीज़ में लाश अटक भी सकती है। तो आपको तैरना भी है, डूबना भी है और लाश को टटोलना भी है। ऊपर से ये याद रखिए कि ठंड का मौसम है और ख़ासतौर पर पंजाब में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को इमेजिन कीजिए सामने रखते हुए कि अब एक लाश की तलाश शुरू हो रही है। मालूम नहीं है कि इस नहर में 2 जनवरी को बहाई गई लाश 13 जनवरी तक कितनी दूर पहुंची होगी। लेकिन खैर, अब वो शुरुआत होती है। नहर को नापा जाने लगता है, क्योंकि अब जो जिसने लाश को ठिकाने लगाया बलराज, उसने बता दिया कि वो पॉइंट कहाँ था जहाँ से फेंका था। तब उस पॉइंट से पुलिस अपना सफ़र शुरू करती है, बल्कि एनडीआरएफ की टीम, पुलिस उनके साथ साथ नहर किनारे चल रही है। वो गोताखोर गोता लगा रहे हैं, 25 लोगों की टीम। जब एक थकता दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, करते 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 93 किलोमीटर का सफ़र नहर के ज़रिए तय हो गया। 93। लेकिन इन 93 किलोमीटर के सफ़र में कहीं भी कोई लाश नहीं मिली। 93 किलोमीटर के बाद अब एनडीआरएफ की टीम सैटरडे यानी आज सुबह हरियाणा में दाखिल हो चुकी थी, हरियाणा के टोहाना इलाके में। और इत्तेफाक से, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हरियाणा में ये जो नहर है, ये सबसे कम इसकी लंबाई है, सिर्फ 14 किलोमीटर। और हरियाणा में दाखिल होते ही रोपड़, पटियाला, खनौरी, संगरूर सबसे होते हुए ये टोहाना के इलाके में एक जगह है जो बलियावाला कहते हैं। वहाँ पे इस नहर का एक हेड है, एक सर, जहाँ से नहर का रुख अलग अलग 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो जो हेड है, तो उसकी वजह से बहुत सारी वहाँ पे अड़चने भी हैं। तो 93 किलोमीटर चला, बीच में पानी भी रोकने का काम किया गया कि भाई थोड़ा पानी का बहाव कम कर दो ताकि आसानी हो ढूंढने में। ये सारी चीज़ें पानी कम करते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार 93 किलोमीटर के बाद आफ्टर 93 किलोमीटर ये टोहाना के उस बलियावाला के पास पहुंचते हैं, जहां इस नहर का सर है एक तरह से, क्योंकि पानी यहाँ पे अलग अलग हिस्सों में बटेगा, जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सब की तरफ जा रहा है। तो वहाँ पे एक रुकावट वाली जैसी चीज़ थी। एनडीआरएफ की टीम वहाँ से तलाशते टोहाना के इस बलियावाला की जगह पे पहुँचती है। और इत्तेफाक से ये नसीब ने साथ दिया कि उसी हेड के पास नहर के एक जगह पर एक लाश फंसी मिली। जब लाश फंसी मिली तो एक ही लाश था। कई बार ऐसा भी केस में हुआ है कि एक लाश की तलाश में 2, 3, 4 लाशें मिल जाती हैं। कोरोना टाइम में तो बहुत हुआ था, लेकिन यहाँ एक ही लाश मिली। और ऊपर से फिर ये कि जब लाश को देखा गया, पहले शुरुआती नज़रों से ही पता चल गया कि एक महिला की लाश है। लाश फूली हुई थी, लेकिन लाश शायद सर्दी का मौसम था, बाकी चीज़ें थी, तो ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन पानी में रहने की वजह से फूल गई थी। लाश औंधे मुँह उस जगह पे नहर में फंसी हुई थी। अब लाश मिली तो बाहर निकाली गई, लेकिन लाश चूँकि इतनी फूली हुई है, चेहरा वेहरा सब कुछ ऐसा हो चुका कि आप पहचान नहीं सकते। लेकिन बलराज ने बताया उस हिसाब से ये लाश जब यहाँ मिली तो पुलिस को एक उम्मीद की किरण जगी कि यही लाश हो सकती है दिव्या पहुजा की, लेकिन कंफर्म कैसे करें। तो फ़ौरन
पहले तो उस लाश की तस्वीर ली गई और उस तस्वीर को अलग अलग एंगल से लेकर दिव्या पाहुजा की जो बहन है नैना, उसको वो तस्वीर व्हाट्सएप पे भेजी गई। कहा कि ये एक लाश है। अब लाश शक्ल से तो पहचानी नहीं आ सकती थी, लेकिन बैक साइड में राइट हैंड पर पीठ में एक टैटू बना हुआ था बड़ा सा, उसकी भी तस्वीर खींचकर भेजी गई। उस टैटू को देखते ही नैना पहचान गई। उसने कहा कि ये दिव्या पाहुजा की ही लाश है। इसके बाद परिवार पहुंचा, फिर वहाँ लाश बाहर निकाला गया, फिर लाश को अस्पताल ले जाया गया, पोस्टमार्टम होगा और ज़रूरत पड़ेगी तो अब डीएनए भी होगा, क्योंकि लाश की हालत ऐसी है नहीं, शक्ल से पहचानी नहीं आ सकती। सिर्फ एक टैटू है जिसकी बहन की गवाही पर यह माना गया कि यह दिव्या पाहुजा की लाश है। तो दिव्या पाहुजा के कत्ल के 12 दिन के बाद 93 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने के बाद एक नहर में 25 एनडीआरएफ के गोताखोरों के गोता लगाने के बाद और उन तमाम रास्तों में पुलिस वालों के तलाशी अभियान के बाद दिव्या पाहुजा की वो लाश अब मिली जो लाश 1 और 2 जनवरी की रात गुरुग्राम के उसी होटल से रात 9 बजे के आसपास ही बरामद हो सकती थी जिस होटल में उसे गोली मारी गई थी। अब इस लाश के बरामद होने पर गुरुग्राम पुलिस राहत की सांस बेशक ले सकती है, लेकिन उसे अपनी इस गलती का एहसास भी होना चाहिए कि एक ज़रा सी लापरवाही ने कैसे इतने सारे लोगों को परेशान किया। इतने सरकारी पैसे खर्च हुए कि टीम को कोलकाता से लेके कहाँ कहाँ तक भागना पड़ा, सर्च ऑपरेशन में इतने पैसे लगे, लाखों रुपए तो खर्च हुए होंगे। अब सोचिए कि आम हिंदुस्तानियों के टैक्स के पैसे पुलिस की लापरवाही से अगर इस तरह बर्बाद हो तो ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। और इसीलिए जब भी कोई क्राइम सीन होता है या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमेशा कहते हैं कि पुलिस को चौकन्ने रहने चाहिए, और अगर उस रात चौकन्नी होती तो शायद 12 दिन तक इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। शायद दिव्या पाहुजा की लाश उसी दिन मिल चुकी होती, शायद अब तक अंतिम संस्कार हो चुका होता, शायद इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम सबूत भी मिल जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर 12 दिन के इंतज़ार के बाद दिव्या पाहुजा की लाश मिल चुकी है। अभिजीत जेल में है, बलराज गिरफ्तार होकर गुरुग्राम पहुंच चुका है। एक रवि जो दूसरा है जिसको लाश ठिकाने लगाने के लिए अभिजीत ने चुना था, बलराज का साथी, वो अब भी फरार है। आखिरी बार वो कोलकाता में देखा गया, बलराज ने उसके बारे में भी जानकारी बताई। लेकिन क्रिमिनल गैंग में अक्सर ऐसा होता है कि जब एक बंदा कोई पुलिस में पकड़ा जाता है तो फिर उनका जो अपना तरीका होता है वो ये है कि फिर वो अपने उस सर्किल के लोगों से कांटेक्ट नहीं करते। क्यों? उन्हें मालूम है पुलिस के कब्जे में, उसके सारे फ़ोन सारे सर्विलांस पे होंगे, तो अगर उसका लोकेशन पता चल सकता है आसानी से, तो इसलिए वो फ़ोन से ही कट जाते हैं और ऐसे लोगों से भी अपने ही गैंग के लोगों से दूरी बना लेते हैं ताकि पुलिस किसी तरह सुराग पाते हुए उन तक न पहुंच सके। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूं और बर्थडे का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को फिर वही जानकारी दे दूं कि कल संडे है, लेकिन कल रात जैसा मैंने वादा किया था, आपको टीज़र दिखाया भी, फॉलो अप, वो तमाम कहानियाँ जो कहीं अब धूल जिन पर चढ़ चुकी है, वो तमाम केसेस जो मालूम नहीं कहाँ गए, जिन केसेस के बारे में हमने बात की आज उनका क्या हाल है, किस मकाम तक पहुँचे, अदालत में क्या हुआ, फैसला सुनाया जा चुका है या अब भी अदालत में वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ऐसी तमाम वो कहानियाँ जो सुर्खियों में थी, उन केसेस का इस वक्त क्या हाल है, एक नई सीरीज़ फॉलो अप कल संडे रात 9 बजे से शुरू है। तो कल देखिएगा फॉलो अप रात 9 बजे संडे को, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय बेहद कीमती है। तो इसके साथ ही अब वही अपना बर्थडे का सिलसिला, आज गणेश लिमे इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गणेश जी। और ये भेजा है सुषमा जी ने पुणे से, सुषमा जी के पति हैं गणेश जी। हाजी सईद अहमद इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे हाजी सईद अहमद साहब। और माफ़ी चाहता हूँ कल मैं मिस कर गया था, 12 को था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और रमीज़ अहमद ने भेजा है। इसके अलावा लवप्रीत गुर्जर का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे लवप्रीत जी। रविंदर ने भेजा है पानीपत से। साथ ही रूपा, मैवरिक और रियोन, इन तीनों का जन्मदिन है 13th, 9th एंड 11th जनवरी।
रूपा का आज है, मैवरिक का 9th को था और रियोन का 11th को था। तो आप तीनों को एक साथ हैप्पी बर्थडे। और ये भेजा है रीटा जी ने लिएस्टर लंदन से। इसके अलावा ऋषभ प्रताप सिंह कटरा से हैं, कटरा से बल्कि, तो हैप्पी बर्थडे इनका भी। साथ ही प्रिंस राज उर्फ छोटू, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रिंस। और ये रोहित भेजा है। राम कुमार का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राम कुमार जी। और ये भेजा आयुष चौहान ने। साथ ही सुमित्रा यादव जी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुमित्रा जी। और मुकेश यादव जी की पत्नी हैं ये नित्या, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नित्या। और डॉक्टर राज बडेकर, उनकी बिटिया हैं नित्या। साथ ही आरहा सचिन धनमने, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आरहा। और ये भेजा है सचिन धनमने ने। देवाशीष चौधरी, इनका जन्मदिन कल है 14 को। कल कहानी होती नहीं है, लेकिन कल से फॉलो अप है, पर उसमें शायद विशेष होंगे नहीं। तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे देवाशीष चौधरी जी। और ये दमदम में रहते हैं, कोलकाता। एलिश, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे एलिश। और ये भेजा है सर्वेश कुमार ने। रूपा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रूपा जी। और डॉक्टर प्रसून राम मोतीलाल दलबंजन, उन्होंने भेजा है, और उनकी वाइफ हैं रूपा जी। प्रियांक का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियांक। और भरत चौधरी ने भेजा है। मयूर थोले, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। माणे दीपक भारती, थैंक यू सो मच आपका। आर्य तिवारी जी, थैंक यू सो मच आपका भी। सकुलान रज़ा बेंगलुरु से हैं, थैंक यू सो मच सकुलान। इसके अलावा मौसम, सुखविंदर, जतिंदर, सोनिया और सीरत कौर जी, थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का भी। अंकित पांचाल पेंसिल्वेनिया से, बल्कि पेंसिल्वेनिया से यूएस, थैंक यू सो मच अंकित साहब, आपका मेल पढ़ा मैंने, हंसी भी आई। सुधा सिकराकर, बल्कि सुधा सिकरावर, थैंक यू सो मच आपका भी सुधा जी। सूरज कुमार, थैंक यू सो मच सूरज साहब। और आपकी मम्मी और वाइफ, उन दोनों का भी शुक्रिया, उनको मेरा आप नमस्ते भी बोलिएगा। साथ ही साक्षी सुमन, इसके अलावा साक्षी